नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सबसे पहले बात राजा रघुवंशी मर्डर केस की करते हैं, जो कि वारदात जो पूरे देश में सुर्खियां बन गई, क्योंकि राजा की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसी की पत्नी सोनम पर लगा है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सोनम समेत हत्याकांड के सभी आरोपियों से पूछताछ अब भी जारी है। आपको इसी बीच एक बड़ी खबर का भी रुख करवा देते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ से सोनम ने अलग अलग जो एसआईटी की टीम है वो पूछताछ कर रही है और ऐसे में मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने जो अपना गुनाह है उसको कबूल कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे में सोनम से अलग से पूछताछ कर रही है एसआईटी और मेघालय पुलिस का ये दावा है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है और सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। 1-2 दिन में क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत पहाड़ी से धक्का देकर मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन 22 मई को मौसम खराब होने की वजह से वो प्लान फेल हो गया। जबकि प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी के तहत 23 मई को उसी पहाड़ी से फोटो शूट के बहाने राजा की हत्या करने की साजिश रची गई, जो कामयाब हो गई। इस खौफनाक साजिश में राज कुशवाहा से लेकर उसके तीनों दोस्त शामिल थे। पुलिस के सामने सोनम ने खुद हत्या की बात कबूल कर ली है। कबूल किया है, ये सब में वो ये कंस्पिरेसी में तो वो साजिश है। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ये लव एंगल। मेघालय पुलिस के मुताबिक क्राइम स्पॉट पर एक नहीं बल्कि 3 स्कूटी गई थी, जहां तय जगह पर ले जाकर राजा को मारा गया। 2 आदमी ने दाव लेके मार दिया। वहाँ में फॉल्स का वहाँ में वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, सो वो लोग बॉडी को वहाँ से फेंक दिया एंड देन दैट्स हाउ द मर्डर टुक प्लेस। इन सब के बीच अब सोनम का भाई भी सामने आया है और इसी बीच मेघालय पुलिस ने 5 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में लिया है। इसी दौरान पुलिस इनसे हर उस सवाल का जवाब जानना चाहेगी जो आपके जहन में भी चल रहा है, हमारे जहन में भी चल रहा है। उन सवालों की लिस्ट पर आगे बताएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस के सामने आरोपियों से क्या क्या बरामद करने की चुनौती है। तो आपको बता दें चुनौती नंबर 1 क्या है। सोनम के दोनों जो आईफोन है पुलिस को बरामद करना है, साथ ही जिसमें हत्या और साजिश के तमाम सबूत दर्ज हैं। वो फोन हत्या की गुत्थी के तमाम राज खोलेगा, इसीलिए फोन से ट्रेस करना बहुत जरूरी है। चुनौती नंबर 2 हम आपको बता दें, पुलिस को राजा रघुवंशी के वो गहने बरामद करने हैं जो कि पहनकर वो राजा रघुवंशी शिलोंग गया था। चुनौती नंबर 3 यहाँ पर क्या है, तो राजा का फोन भी पुलिस को नहीं मिला है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी पता नहीं चल पाया है। इसके बारे में भी पुलिस को पता लगाना होगा और इसीलिए देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है और साथ ही पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे सोनम के फोन को निकाला जाए और उससे तमाम जो जुड़ी जो चीजें हैं उसको जाना जाए। लेकिन अब कल मेघालय पुलिस की तरफ से कहा गया है, दावा किया गया है कि सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। चुनौती नंबर 4 क्या होगा, वारदात वाले दिन सोनम ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े और बाकी के सामान जो ट्रिप पर साथ लेकर गए थे उसको भी बरामद करना होगा। इसी के साथ चुनौती नंबर 5 क्या होगा, तो बाकी आरोपी जो फोन इस्तेमाल कर रहे थे उस फोन को खोजना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। फिलहाल अभी हम लोग को ये पता चला है कि ये सभी ने मोर और लेस कन्फेस कर लिया कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। नहीं, उसका फ़ोन नहीं मिला है और उसका एक रिकवरी हम लोग ने कल किए थे। वो इंडोर से एक एक्यूज का वो जो कपड़े जो उसने पहना था उस मतलब मर्डर का दिन में, वो कपड़ा हम लोग ने रिकवर किया। वो जो मेन फ़ोन जो है वो सोनम का फ़ोन, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। अब आगे ये पूरी कहानी और अब पूछताछ का जो सिलसिला है आगे कैसे बढ़ेगा तो जरा समझिएगा। पुलिस अब 8 दिन के रिमांड में आरोपियों से लगातार पूछताछ करेगी, तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेगी। साथ ही एक हत्या की प्लानिंग कब से कर रहे थे ये लोग, उसकी भी जानकारी लेंगे। सवाल नंबर 2 होगा कि क्या कोई छठा आरोपी भी इस साजिश में शामिल था? क्या राज से शादी करने के लिए ही हत्या की गई थी? पैसे कहां से मिल रहे थे इन तमाम लोगों को, साथ सोनम रघुवंशी को? क्या नेपाल भागने की प्लानिंग सच में बनाई गई थी? ये तमाम वो सवाल होंगे जो लगातार पुलिस अब इन 8 दिनों में
पूछताछ करेगी। इसी तरह के कुछ सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहेगी और साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जो आपके और हमारे जहन में भी हैं। उसी को लगातार पूछताछ के जरिए देखिए पुलिस भी पूछ दे रही। जिस समय सोनम मेघालय पुलिस के सामने बैठकर अपने गुनाह कबूल कर रही थी, ठीक उसी समय सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगने राजा रघुवंशी के घर पर गया था। सोनम के भाई ने भी अब मान लिया है कि सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की है। देखिए, सोनम के भाई को सामने देख राजा की मां के आंसू फिर छलक उठे। उनका कलेजा फिर अपने बच्चे के साथ हुई खौफनाक वारदात से चीत्कार उठा। उस चीत्कार से सोनम का भाई भी करा उठा। दोनों आपस में लिपट कर रो रहे हैं। उसने राजा के परिवार से अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगी। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है। सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम ने गाजीपुर से पहला फोन अपने भाई को किया था। सोनम के भाई के मुताबिक सोनम ने उसे कुछ नहीं बताया था, बल्कि उसने खुद पुलिस को फोन करके उसे गिरफ्तार कराया था। और अब लौटते हैं ग्रहों की चाल और मंगल दोष वाले एंगल पर। आरोपों के साथ अब राजा रघुवंशी का परिवार खुलकर अपने बेटे की मौत के पीछे मंगल दोष का दावा कर रहा है। वो दोष जिसे मिटाने के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी को ही मिटा डाला। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इतनी सी बात के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है? इस पूरे खुलासे की शुरुआत राजा की कुंडली से होती है, जिसमें मंगल दोष था, यानी राजा मंगली था। राजा की मां का दावा है कि उसी मंगल दोष के चक्कर में सोनम ने राजा को मार डाला। मंगल की वजह से ही उसने सोनम ने राजा की हत्या की। और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया। कलियों को जोड़ते हुए राजा के परिवार को अब अंदेशा है कि राज को जीवन साथी बनाने के चक्कर में सोनम जानबूझकर राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसके तहत उसने अपना मंगल दोष हटाने के लिए राजा के साथ अमंगल वाली साजिश रची थी। वो राज पुष्पा जो भी है उसको मंगल दोष नहीं था, तो हो सकता उसने राजा की पूरी प्लानिंग बनाई। घर वाले की वजह से उसने सब शादी करी। मतलब उसके बाद में ना उसने सोचा कि मैं राजा को रास्ता से हटा दूंगी और पता भी नहीं चलेगा। क्या सच्चाई यही है या इससे भी ज्यादा खौफनाक है? तो नए मोड़ आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सोनम और बाकी सभी आरोपियों से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें आमने सामने बिठाकर भी सवाल किया जाएगा, क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा और उसके बाद हत्याकांड से जुड़े सारे राज सामने आ जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया कि सभी आरोपियों को पुलिस की हिरासत में शिलांग के सदर थाने में रखा गया और वहां से एबीपी न्यूज को आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी मिली है, जिसमें सोनम का कथित प्रेमी और आरोपी राज नजर आ रहा है। इसके अलावा आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी भी इस तस्वीर में एक साथ देखे जा सकते हैं। तो मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये 4 आरोपी जिससे के नाम इसमें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इसमें राज कुशवाहा भी आपको पहले बैठा हुआ नजर आ रहा है। आरोपी आनंद कुर्मी है और ये वो लोग हैं जब राज कुशवाहा पहले जहां रहा करता था सोनम के घर के आसपास, उसके बाद जब उसने अपना घर चेंज किया उसके बाद इन तीनों आरोपियों से राज कुशवाहा मिला और उसके बाद उसने पूरी प्लानिंग रची और उसके बाद किलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है इन तीनों लड़कों को दिया। राजा के पिता के मुताबिक एक शादी समारोह के दौरान उनके सामने सोनम की कुंडली आई थी। राजा के पिता ने बताया कि कैसे दोनों के कुंडली में मंगल दोष था, जिसे दूर करने के लिए राजा और सोनम के परिवार मिले, फोन पर बात हुई और फिर शादी तय हुई थी। लड़की मिलने में जाते, उसमें किताब में फिर हमने देखा मंगल है, तो उन्होंने देखा मंगल है। फिर फ़ोन पे बात है, अपन नंबर लिखते हैं कि फलाने लड़की है, फलाने लड़का है, जब आगे बात चलती है। लेकिन थोड़ा कि गुड्डा गुड्डी खेल शादी कर ली। लेकिन सोनम ने तो राजा के साथ शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल ही बना दिया। राजा के परिवार के ज्योतिषी भी मानते हैं कि राजा और सोनम के दाम्पत्य जीवन में ग्रहों के योग ने बाधाएं खड़ी की, जिसमें मंगल भी शामिल है। तो राहु जो है अभी इनके
12वें घर में है और इनको मंगल भी था दोनों को। इनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ सकती है। साजिश का पन्ना जैसे जैसे पलट रहा है, सोनम की साजिशें भी नया मोड़ ले रही हैं। और अब तो ये साफ हो गया कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है, जो कि राजा की पत्नी है और इसी ने राजा की हत्या की प्लानिंग की। यूपी से गाजीपुर से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसे शिलांग कल रात ही लेकर पहुंची थी। दूसरा किरदार राज कुशवाहा है, जिसे सोनम का प्रेमी माना जा रहा है। राज के बारे में आरोप है कि इसी ने हैंडलर की भूमिका निभाई, हत्यारों को हायर करके इंदौर से शिलांग तक भेजा। साथ ही अगला किरदार आता है विशाल उर्फ विक्की का। पुलिस सूत्रों की माने तो इसी ने राजा पर हथियार से पहला वार किया था। ये राज कुशवाहा का दोस्त है, इसे बचपन से राज कुशवाहा जानता था। अब इसमें किरदार नंबर 4 की बात करते हैं। आकाश राजपूत नाम है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने हत्या के वक्त स्कूटी पर बैठकर पहरेदारी की थी। 5वां किरदार आता है आनंद का। इसने 23 मई को घटनास्थल पर राजा रघुवंशी पर दूसरा वार किया था। ये पांचों किरदार इस वक्त मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस रिमांड में लेने के बाद क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ग्राउंड जीरो पर लेकर जाए जा सकते हैं। और साथ सोनम रघुवंशी मामले पर जारी खुलासों के बीच इसे लेकर सियासत भी अब गर्माती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर एक नया बयान दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर बयान दिया है और बच्चों को संस्कार देने की हिमायत की है। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं, हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटे। वहीं कांग्रेस ने इन बयानों पर पलटवार किया है। और आपका ये कहना कि इतनी दूर क्यों भेजा, तो मतलब क्या लोग घरों से निकलना बंद कर दें आने वाले समय में? क्या बच्चे बाहर घूमने ना जाए, कहीं भी ना जाए? बहुत ही असंवेदनशील अगंभीर बयान मोहन यादव जी ने दिया है। और अब बात भीषण गर्मी की कर लेते हैं। रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे तापमान के इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख भी हम कर लेते हैं। इससे अभी राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और दिल्ली में आज भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी हीट वेव का रेड अलर्ट है। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अगले 72 घंटों तक लू के थपेड़ों से लोग परेशान रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, पारे का जो ये प्रकोप है वो मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। वो पहाड़ जहां लोग गर्मियों से राहत पाने के लिए जाते हैं, वहां भी कई इलाकों में लू चल रहा है। जम्मू कश्मीर से लोग भीषण गर्मी से त्रस्त हैं, वहीं जम्मू में पारे का प्रकोप दिख रहा है तो श्रीनगर में भी लू से हालत खराब है। यानी गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ना मैदान छूटे हैं ना ही पहाड़। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तो चंद शहरों की है, लेकिन दूसरी जगहों पर भी हाल ऐसा ही है। हर जगह चढ़ते पारे की मार से लोग बेहाल हैं। एक और हर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर मुसीबत ये कि अभी राहत की बारिश की कोई भी खबर या आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन खासकर बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर पारा जो है वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले कई दिनों की बात करें तो यहाँ पर पारा तकरीबन 40 डिग्री से ज़्यादा का रहा है, यानी कि 42 डिग्री और 45 डिग्री के आसपास। और ऐसे में मौसम विभाग लगातार दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम इलाकों में हीट वेव और लू चलने की आशंका को लेकर के बार बार लोगों को हिदायत दे रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। और तस्वीरों में भी देखकर आप देख सकते हैं कैसे लोग सड़कों पर दोपहर के समय काम धंधों पर जब जा रहे हैं तो चेहरे पर स्कार्फ बांधकर, पानी पीते हुए, छाता लेकर लोग जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में लगातार देखिए जो आसमान से जिस तरीके से इस वक्त आग बरस रही है
उसमें भीषण गर्मी, भयंकर लू अभी फिलहाल चल रहा है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब हरियाणा में 3 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में अगले 3 दिन तक रेड अलर्ट रहने वाला है। यूपी एमपी और में अगले 72 घंटे तक लू की लहर चलेगी। जम्मू कश्मीर भी गर्म हवाओं से परेशान रहेगा, वहां के लोग भी परेशान रहने वाले हैं। गर्मी की मार से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर भी पारा लगातार चढ़ रहा है, गर्मी के नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में जल्द राहत के कोई आसार भी नहीं है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां पारे के प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम पानी का छिड़काव कर रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाटर स्प्रिंकलर्स जम्मू में पानी की बौछार करते हुए देखे जा सकते हैं। पारा 45 डिग्री पर है। लू के थपेड़ों से लोग हलकान हैं और उस पर बिजली कटौती ने परेशानी और बढ़ा दी है। लिहाजा मजबूरी में लोगों ने गर्मी से निपटने का एक और जुगाड़ ढूंढ लिया है। जम्मू के लोगों की दिक्कतें यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती ने भी बढ़ा दी है। जम्मू की कैनाल है जिसका पानी बर्फ जितना ठंडा है और यहाँ पर इस गर्मी से निपटने के लिए लोग इस नहर का रुख कर रहे हैं। जैसे आधे घंटे लाइट आई, फिर 1 घंटे का कट पड़ गया। अनशेड्यूल कट की वजह से बहुत से तंग आ चुके हैं। इतनी गर्मी में कैसे रहा जाए, तो लाइट चल नहीं रही, पंखे चल नहीं रहे। श्रीनगर में भी गर्मी प्रचंड मिजाज में नजर आ रही है। पारा 34 डिग्री पर पहुंच गया है और श्रीनगर के लोगों की माने तो ऐसी गर्मी का सामना वो अपने जीवन में पहली बार कर रहे हैं। श्रीनगर में लू के चलते सरकार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी करने पर विचार कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। चिल्ड्रन है वगैरह, छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको 12 से लेकर 4 बजे तक जो पीक डे होता है, गर्मी होती है, उसमें थोड़ा धूप में निकलना कम है और लिक्विड वगैरह साथ साथ में लेते रहना है। और तपती गर्मियों में एयर कंडीशनर बड़ी राहत से कम नहीं, लेकिन एसी का बढ़ता इस्तेमाल बिजली की खपत की कई गुना बढ़ा देता है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एसी के इस्तेमाल से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर के तापमान की सीमा तय करने का फैसला किया है, साथ ही जिसके तहत अब एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण की भी रक्षा की जाएगी। नया नियम घर, दफ्तर, गाड़ियों में लगाए जाने वाले एयर कंडीशनर पर लागू किया जाएगा। साथ ही आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा एयर कंडीशनर हैं। साथ ही अब हर साल इसकी संख्या 1.5 करोड़ बढ़ती जा रही है। आपको आगे बता दें, जिसकी वजह से देश के जो तमाम पावर ग्रिडों पर बिजली का बोझ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। तापमान फिक्स रखने के लिए केंद्र सरकार एसी बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में लगातार है, उनसे संपर्क साध रही है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि दुनिया के कई देशों में एयर कंडीशनर का तापमान फिक्स रखने का नियम पहले से लागू है। जापान में एसी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और इटली में 23 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखा जाता है। फिलहाल भारतीय बाजार में जो एसी बिकते हैं उनमें तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक सेट किया जा सकता है। साथ ही आपको आगे बता दें, और अब बात अमेरिका की, जहां लगातार 5वें दिन भी अवैध प्रवासियों के प्रदर्शन की आग धधक रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लॉस एंजल्स शहर में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। ट्रंप ने अमेरिका के लॉस एंजल्स में सेना भेजी, मरीन कमांडो भेजे, लेकिन फिर भी वहां होने वाले प्रदर्शन को रोक नहीं पाए। देखिए, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले प्रदर्शनकारियों के तेवर ठंडे नहीं पड़े। कर्फ्यू के बावजूद वो सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी पुलिस का सामना करते हुए पीछे की ओर चल रहे थे, लेकिन उनके एक साथी की पीठ पुलिस की तरफ थी। तभी मौका पाकर उसे पकड़ लिया गया। एक साथ कई पुलिस वाले उसके ऊपर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को उकसा रहे थे और पुलिस वाले गोला बनाकर, बंदूक तानकर संयमित खड़े दिखे। लॉस एंजलिस में हालात कंट्रोल करने के लिए सेना के जिन नेशनल गार्ड्स को ट्रंप ने भेजा, उन्हें पानी और खाना देने के लिए भी कुछ लोग बाहर निकले। प्रदर्शनकारियों के सामने सेना उतारने पर अमेरिका के कई शहरों में गुस्सा दिखा। लॉस एंजलिस से 3000 किलोमीटर दूर शिकागो में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। तो एक तरफ अमेरिका जल रहा है, वहीं ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए अकेले लॉस एंजल्स शहर में 4000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स भेज दिए। लेकिन अब विडंबना यहाँ ये है कि प्रदर्शन की आग जो है वो लॉस एंजल्स से निकलकर दूसरे शहरों पर जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 12 राज्यों में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, और इन प्रदर्शनों में हर जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त भिड़ंत होती दिखी। वॉशिंगटन राज्य के सबसे बड़े शहर सियाटल में भी यही हुआ। प्रदर्शनकारी एक फेडरल बिल्डिंग में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया।
लगातार वार सहने के बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। काले कपड़े और मास्क पहनकर आए ये लोग पुलिस से दूर हटने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर सामान फेंके जा रहे थे, गालियां दिए जा रहे थे और पुलिस उन पर बल प्रयोग कर रही थी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की करते हैं बुधवार को मौसम की करवट लोगों पर आफत बनकर टूटी है। जहां पर तेज हवाओं की आंधी से एक एंट्री गेट का ढांचा गिर गया, वहीं इसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की भी खबर है। देखिए, तबाही के ये निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हादसा बेहद खौफनाक था। छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार को आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी से हालात बिगड़ते दिखे। शहर का एंट्री गेट तेज हवा का बोझ नहीं संभाल सका और इसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रहे 4 लोग आए। 2 लोगों की गेट के मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। गेट के मलबे को हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। तेज आंधी की वजह से हुए हादसे के बाद काफी दूर तक मलबा फैला हुआ दिखाई दिया, जिसे हटाने के लिए कर्मचारी भी कड़ी मशक्कत करते दिखे। म्युनिसिपल कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हादसे का जायजा लिया और वहां मौजूद रेस्क्यू कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रवेशद्वारामध्ये ते वरचा भाग कोसळून त्या ठिकाणी 2 लोकांची मृत्यू झाली आणि 2 लोक त्या ठिकाणी जखमी आहेत। या संदर्भात माहिती अशी आहे। और नोएडा के सेक्टर 12 में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। आरोपियों के हौसले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने घर में घुसकर पहले गोली मारी, फिर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान बुलंदशहर निवासी ओमपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौके पर एक स्कूटी भी बरामद की गई, जिसे आरोपी छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज और डिटेल निकाले जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 12 के W12 मकान में कुछ दिन पहले 2 युवक किराए पर कमरा लेने पहुंचे थे। उन्होंने मकान मालिक को टोकन मनी के तौर पर 1000 रुपए दिए थे। वहीं आज दोपहर कमरे की सफाई के लिए आए, जिनके साथ में एक तीसरा युवक भी था। सफाई के दौरान सामान को लेकर आपस में विवाद हुआ। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने युवक को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। और आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जमकर हंगामा हुआ है। यहां पर YSRCP कार्यकर्ताओं ने टीडीपी के महिला कार्यकर्ता ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात बेहद खराब दिखे। इस झड़प में पुलिस कांस्टेबल समेत कई लोग घायल हुए। देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे प्रकाशम के पोडली कस्बे में बेहद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम YSR जगन मोहन रेड्डी यात्रा करने पहुंचे थे। उनकी यात्रा के दौरान कुछ टीडीपी की महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गयी, जो टीवी डिबेट में टीडीपी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विरोध जता रही थी। लेकिन इससे YSR कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने टीडीपी कार्यकर्ताओं पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जगन मोहन रेड्डी की यात्रा जंग के मैदान में तब्दील हो गई। पथराव की वजह से टीडीपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही पुलिस के एक कांस्टेबल को भी पथराव के दौरान गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने भी हालात खराब होते देख लाठीचार्ज किया और YSR कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूर तक भगाया। इस पूरे मामले पर आंध्र प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। टीडीपी नेता पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी से माफी की मांग कर रहे। साथ ही पुलिस ने हालात को देखते हुए पोडली कस्बे में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी है। और एबीपी रिपोर्ट में अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए की कार्यवाही का डर साफ दिखाई देने लगा है। डीडीए ने 15 दिन बाद अवैध निर्माण हटाने का नोटिस चस्पा किया था, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद अब लोगों ने अपनी दुकान और मकान खाली कर दिए। कई घरों पर ताला लटका नजर आ रहा है। देखिए, सैकड़ों ऐसे मकान हैं बाटला हाउस में जिनके ऊपर नोटिस चस्पा हो गया था कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीनों के ऊपर बने, और उसके बाद आज स्थिति आप देख सकते हैं कि कई मकानों को यहाँ से खाली कर दिया गया है और कई सारे ऐसे मकान हैं जहाँ पर लोग छोड़कर जा रहे हैं। डीडीए ने बाटला हाउस के कई अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन में कार्रवाई की बात कही थी, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद लोगों को ध्वस्तीकरण का डर सता रहा है। ऐसे में लोगों ने अपनी दुकान मकान खाली कर दिए और ताला लगा दिया है। जिस तरह से कालकाजी में डीडीए का बुलडोजर अवैध मकानों पर गरजा है, उसके बाद बाटला हाउस के लोगों को भी इसका डर सता रहा है।
डीडीए कह रही है कि 1981-82 में मैंने किसानों से ज़मीन खरीदा। मान लिया मैंने आपको किसानों से ज़मीन खरीदा, लेकिन आपने बैरिकेड क्यों नहीं किया? अगर आप बैरिकेड किए होते, ठीक आज बिल्डिंग बन गई, अचानक से बिल्डिंग थोड़ी बन जाती है, बहुत टाइम लगता है बिल्डिंग बनने में। लोगों के अपने तर्क हैं। हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा, इसका फैसला अब हाईकोर्ट को ही करना है। और बाटला हाउस में डीडीए की कार्यवाही को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई, जहां पर हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी। हालांकि बाटला हाउस के स्थानीय निवासियों को 3 दिन में याचिका दायर करने का वक्त जरूर दे दिया गया है। देखिए, बाटला हाउस की कई गलियां वीरान दिख रही हैं। वजह है डीडीए का वो नोटिस, जिसके बाद लोगों को डर है कि कभी भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है। बाटला हाउस के लोगों ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पीआईएल दाखिल की, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अमानतुल्लाह का आरोप है कि बाटला हाउस में हो रही कार्रवाई में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा, और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है, 279 के कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी को भी राहत नहीं दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जिन लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है, वो 3 दिन में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। यानी एक तरह से हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह की याचिका को ठुकरा दिया और इसके बदले में सीधे प्रभावित लोगों से याचिका दायर करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर डीडीए ने भी हाईकोर्ट में साफ साफ अपना पक्ष रखा है और कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, इसका कोई लिखित आश्वासन डीडीए नहीं देगा। और देखिए, दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी भी बता दिया। देखिए, जैसे ही कालकाजी में बुलडोजर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर ने इलाके में बड़ी संख्या में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन हो रहा। बुधवार सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण गिराने शुरू कर दिए थे। कालकाजी में बुलडोजर एक्शन के बाद पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक आतिशी ने लोगों से मुलाकात की। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब लोगों को उजाड़ रही है। क्या आप दिल्ली के करोड़ों लोगों को सड़क पे ले आओगे? पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों के मकान उजाड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि आप लोगों से झूठ बोल रही है। जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। डीडीए की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। और अब खबर गुजरात से, जहां असम की लड़की की मौत सवालों में है, क्योंकि लड़की का प्रेमी ने कहा कि मौत बिल्डिंग से गिरने से हुई, जबकि लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि ये तो हत्या है, हत्या का मामला है। इसकी आशंका जाहिर की है। देखिए, ये तस्वीर असम की उस लड़की की है जिसका शव संदिग्ध हालत में अहमदाबाद में मिला। उम्र 24 साल थी। वो असम के शिवसागर जिले के नाजरा की रहने वाली थी। इंटीरियर डिजाइनर थी और अहमदाबाद में एक कंपनी में नौकरी करती थी, जिसका शव संदिग्ध हालत में मिला। लड़की के परिवार ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। अहमदाबाद में वो अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। उसके प्रेमी का कहना है कि उसकी मौत इमारत से गिरने से हुई, लेकिन उसकी बात पर परिवार को यकीन नहीं है। वो इसे हत्या मान रहे हैं। 5 মিনিটের ভিতৰত ল'ৰাটো যোনটো ল'ৰাৰ লগত আছিলে সি ফোন কৰি পিনি কৈছে যাই বোলে বা নাই, বা বোলে চটকা পৰি ৰুমটো উঠাও কৈ পিনি ক'লোঁ যে কি কিবা কথা ক'বলৈ এতিয়া বোলো তোমাকে এম্বুলেঞ্চক ফোন কৰা নাই নেকি? কৈছোঁ বোলে এম্বুলেঞ্চক মাতিছিলোঁ, এম্বুলেঞ্চে কৈছে বোলে ডেথ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। তাৰপিছত সি এনেকুৱা এটা মানুহ, সি পুলিচকো ফোন কৰা নাই। मामला 10 जून की रात का है। परिवार के मुताबिक लड़की ने रात 12:30 बजे के करीब अपनी मां से बात की थी और उसके करीब 1.5 घंटे बाद रात के 2 बजे के आसपास उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन परिवार इसे हत्या बता रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। लड़की के भाई के मुताबिक उसका प्रेमी उससे पैसे लेता था और उसे पीटता भी था। इसकी शिकायत कई बार पुलिस से भी की गई थी। इसी बात से तंग होकर वो बीते मार्च घर लौट आई थी, लेकिन उसने अहमदाबाद वापस लौटने का दबाव डाला। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वारदात के 1 दिन पहले उसकी बहन के प्रेमी ने उसकी सोने की चेन बेच दी थी। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन पर विवाद खड़ा हो गया। वहां पर 3 दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन के दौरान लोगों को विवादित शपथ दिलाई गई। देखिए, राम और कृष्ण को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन में बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया
जब लोगों को विवादित शपथ दिलाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और ये सब बौद्ध धर्म सम्मेलन के आयोजन की आड़ में हजारों लोगों को बुलाकर किया गया। 3 दिन के बौद्ध धर्म सम्मेलन के दौरान बुद्ध भूमि धम्म दूत संघ भोपाल के अध्यक्ष भदंत शाक्यपुत्र सागर महाथेरो ने ये शपथ दिलाई। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, दावा है कि सम्मेलन के दौरान लोगों को ये भी शपथ दिलाई गई कि वो ब्राह्मणों से कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे और अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। हालांकि सम्मेलन से जुड़े लोगों ने इससे साफ इनकार किया है। और अब एक और सनसनीखेज खबर जिसने सबके होश उड़ा दिया। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए जा रहे बीएसएफ के जवानों को ऐसी खस्ता हाल ट्रेन दी गई जिसमें चढ़ने से बीएसएफ के जवानों ने साफ इनकार कर दिया। बीएसएफ के इन जवानों को 9 जून को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू जाना था। देखिए, बीएसएफ जवानों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन भिजवाई थी, लेकिन ट्रेन की जर्जर हालत देखकर जवानों ने उसमें चढ़ने से इनकार कर दिया। टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए थे और तो और कई डिब्बों में टॉयलेट सीट भी टूटी हुई थी। दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। ट्रेन के डिब्बों में चारों तरफ कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं। बुरे हाल है इस ट्रेन के। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लंबे समय से इस्तेमाल ही न किया गया हो। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए, पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए। ट्रेन में निरीक्षण के दौरान बीएसएफ के अधिकारी और जवान हैरान रह गए। उन्होंने साफ कहा कि इन डिब्बों का इस्तेमाल जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद रेलवे ने भी एक्शन लिया है और 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।